गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है मार्च 4 2023 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज फिर से हम लोग कुछ टॉपिक्स यहाँ पे करने वाले हैं। वैसे लिस्ट देख आपको लग रहा होगा आज बहुत सारे टॉपिक होंगे और होंगे भी, लेकिन न्यूज़पेपर में इनसे बहुत ज़्यादा टॉपिक आज नहीं आए हैं। वो मैंने एक्स्ट्रा कंटेंट इधर उधर से ऐड किया हुआ है। जैसे न्यू फ्रॉग वाला है, ये आज न्यूज़पेपर का आर्टिकल नहीं है, ये डाउन टू अर्थ का आर्टिकल है। वहाँ पे एक टेक्स्ट सेक्शन में इसको लिया गया था। उसके बाद WHO वाला टॉपिक थोड़ा हम लोग पढ़ने वाले हैं। वर्ल्ड बैंक इंडेक्स क्या होता है, अपार्ट फ्रॉम दैट वर्ल्ड बैंक कौन कौन सी रिपोर्ट्स को इशू करता है वो भी हम लोग करेंगे। अब मुकुंदा टाइगर रिजर्व, क्यूनो टाइगर रिजर्व, ये जो टॉपिक हैं वो बेसिकली अपने चीता से रिलेटेड हैं। अभी जो चीता रीइंट्रोडक्शन हुआ था तो उसके बारे में भी बात करेंगे और थोड़ा वेस्टर्न घाट्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जो नया फ्रॉग डिस्कवर हुआ है वो वेस्टर्न घाट के अंदर हुआ है। थोड़ा सा उसको भी हम लोग देख लेंगे। परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स क्या होता है, रिपीटेड टॉपिक है, ये कंटेंट आपके पास पहले से होगा ही। अब मैंने हल्का से इसको ऐड किया है। जो स्टूडेंट नए जुड़े हैं प्लेटफॉर्म के साथ वो डेफिनेटली इसको यूज़ कर सकते हैं। अब वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में एक अच्छी केस स्टडी आई है और ओवरऑल टॉपिक काफ़ी अच्छा है एडिटोरियल। ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आपको यहाँ पे कई सारे एग्जांपल देखने को मिलेंगे। जो बिजनेस के अंदर वीमेन जाती हैं स्मॉल स्केल में स्पेशली, वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करती हैं, क्या क्या सोल्यूशन उनके लिए हो सकता है। तो सेंस में एक अच्छा आर्टिकल है, एक मेंस के लिए बहुत बढ़िया आप आंसर यहाँ से बना सकते हो। चलिए तो बढ़ते हैं आज के पहले टॉपिक पे। पहला टॉपिक क्या है, WHO urges कंट्रीज टू कम क्लीन ऑन द कोविड ओरिजिन इंटेल आफ्टर चाइनाज डिनायल। देखिए भाई, ऐसा है कि कोविड कहाँ से आया था कहाँ से नहीं आया था, ये डिबेट मुझे नहीं लगता भी बहुत सालों तक खत्म होने वाली है, क्योंकि चाइना वहाँ पे किसी को अलाउ करता नहीं है, सीधी सी बात है। अब चाइना के वुहान में एक लैब है, आपको सब पता ही है, दुनिया की सबसे बड़ी वायरोलॉजी लैब है। और चाइना में ही एक एक मार्केट भी है जिसे वेट मार्केट बोलते हैं। मोस्टली लोगों का ये कहना है कि जो वेट मार्केट है जहाँ पे एनिमल्स जो है लाइव बेचे जाते हैं, खरीदे जाते हैं, खाए जाते हैं, वहाँ से जो है कोविड-19 का ये वायरस जो है फैला था। बट कुछ लोगों का ये मानना है कि वुहान के अंदर जो लैब है, एक्चुअली वुहान लैब से ये लीक हुआ था, गलती से एक्सीडेंटली लीक हो गया था। ऐसा भी कुछ लोगों का मानना है। तो तब से लेकर अभी तक डिबेट चल रही है इसके ऊपर। चाइना डेफिनेटली इसको डिनाई करेगा ही। अभी हुआ क्या है, रिसेंटली लास्ट वीक FBI जो फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है अमेरिका का, जैसे हमारा यहाँ पे जो है CBI है ना, उस तरह से आप समझ लीजिए FBI, उनकी एक रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 110% जो वुहान के अंदर वायरोलॉजी लैब है वहाँ से लीक हुआ है। ऑस्ट्रेलिया की भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस का कहना है। थोड़े समय पहले कुछ हैकर्स ने वुहान वायरोलॉजी की कुछ फाइल्स वगैरह को हैक कर लिया था, चोरी कर लिया था, मतलब हैकिंग करके। उससे भी पता चलता है कि वुहान के अंदर ये केस सबसे पहले आए थे। उस लैब के अंदर कुछ साइंटिस्ट थे, जो लैब टेक्नीशियंस वगैरह थे, जिनके अंदर सबसे पहले सिम्टम्स देखे गए थे। उसके बाद वुहान में सिम्टम्स देखे गए हैं। तो ये कवर अप किया गया है बाद में। पता नहीं पीछे की स्टोरी क्या है। इट लुक्स लाइक अ हॉलीवुड मूवी। बट जब इतने सारे लोग आ रहे हैं तो चाइना तो ऑफ कोर्स डिनाई करेगा ही करेगा। तो WHO ने कहा है कि देखो भाई, अभी ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है, हम इसके ऊपर कमेंट एज सच नहीं कर सकते। हालांकि सबको पता है कि इनिशियली जब ये कोविड फैला था, WHO ने चाइना को क्लीन चिट दे दिया था कि एक्चुअली मार्केट से फैला है, लैब से नहीं फैला है। तो वो चीज़ें चल रही हैं, लेट्स सी आगे क्या होता है इसमें। बट हल्का सा आपको WHO के बारे में डेफिनेटली पता होना चाहिए। एक स्टैटिक से पोर्शन का पार्ट है। और अप्रैल 7 1948 को जो है वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। और जेनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है, वहाँ पे जो है WHO का हेडक्वार्टर है। 1948 में ही इसको जिस दिन बनाया गया था उसको वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है। रीजनल ऑफिस जो इसका साउथ ईस्ट एशिया का है वो एक्चुअली न्यू दिल्ली में है। तो ये भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है जी। तो इंडिया 1948 में ही 12 जनवरी को इसका पार्ट बन गया था। देर आर 194 मेंबर स्टेट्स, 150 कंट्रीज ऑफिसेज एंड द 6 रीजनल ऑफिसेज, जिसमें से एक ऑफिस इंडिया के अंदर है, नई दिल्ली में। आपको थोड़ा पता होना चाहिए। तो WHO एक्चुअली कई सारी रिपोर्ट इशू करता है। नहीं सॉरी, वर्ल्ड बैंक। ये वर्ल्ड बैंक एक्चुअली कंटेंट थोड़ा सा ऊपर नीचे चला गया, क्योंकि इसको मैं दूसरे उसके साथ दिखाना चाहता था। ठीक है, दूसरे कंटेंट के साथ वो आगे आएगा। खैर, तो वर्ल्ड बैंक कौन सी रिपोर्ट इशू करता है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस, पॉवर्टी एंड द शेयर्ड प्रोस्पेरिटी रिपोर्ट, डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, कई बार यूपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन आया है। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, वर्ल्ड बैंक ग्रुप बिजनेस, ये तो कोई करने की जरूरत नहीं है। माइग्रेशन एंड द डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्ट, एक बार यूपीएससी में ये भी क्वेश्चन आ चुका है। वर्ल्ड बिजनेस एंड द लॉ, ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट, एक बार यूपीएससी में भी क्वेश्चन आ चुका है, एक बार ये CDS में भी क्वेश्चन आ चुका है वर्ल्ड मॉनिटरिंग रिपोर्ट से। तो ये थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, देखिए ये जो टॉपिक है ना, एक्चुअली वो किसी और टॉपिक का कॉम्बिनेशन है। तो ये स्लाइड शायद थोड़ा ऊपर आ गया होगा, इसको थोड़ा आगे देख लेंगे हम लोग। हाँ, इसकी रिपोर्ट है बेसिकली ये। तो ये वाला कंटेंट जो है थोड़ा नीचे आना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं।
तो ये है पूरा खेल, ठीक है जी। कल जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे 2 क्वेश्चन, उसका आंसर जो है यहाँ पे है बोथ 1 एंड 2 एंड 1 एंड 3। आप देख सकते हो, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आंसर आपको मिल ही जाएगा। रशिया इज ट्राइंग टू बी हेल्पफुल टू ब्रिंग इंडिया एंड चाइना क्लोजर, ऐसा लैवरोव ने कहा है। जो मिस्टर लैवरोव हैं, सर्जी लैवरोव इनका पूरा नाम है, ये रशिया के फाइनेंस मिनिस्टर हैं। तो भाई इनका कहना है कि रशिया, क्योंकि देखिए रशिया इंडिया का भी क्लोज फ्रेंड है, चाइना का भी क्लोज फ्रेंड है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो दोस्त का दोस्त दोस्त ही होता है। बट यहाँ केस में ऐसा नहीं है, चाइना हमारे दोस्त का दोस्त ज़रूर है बट हमारा दोस्त नहीं है। तो रशिया चाहता है कि भाई दोनों के बीच में टेंशन थोड़ी कम हो, माहौल बढ़िया बने एशिया के अंदर, है ना, पीसफुल रहें, और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ का जो डोमिनेंस है या वेस्टर्न कंट्रीज़ जो एक्सपेंड करने की कोशिश करती हैं अपने इन्फ्लुएंस को, उसको थोड़ा सा काउंटर किया जा सके, वो सब चल रहा है। लेकिन वी वेरी वेल नो कि चाइना के इरादे जो है बिल्कुल भी नेक नहीं होते हैं। चाइना हमेशा से ही कुछ ना कुछ करता रहता है, तंग परेशान करने के लिए दूसरों को टेस्टिंग करता रहता है बेसिकली। तो वो होने वाला तो नहीं है। खैर अभी G20 की जो मीटिंग हो रही है उसमें इन्होंने अपनी ये बात बोली है। इंडिया स्कोर 74.5 इन द वर्ल्ड बैंक इंडेक्स ऑन द वर्किंग वीमेन। ये जो इंडेक्स है ये रिलीज किया गया है अभी, और इस इंडेक्स के अंदर, ठीक है, इस इंडेक्स के अंदर एक्चुअली लॉ की बात करते हैं। लॉ यानी कि किसी कंट्री में महिलाओं को बराबर अधिकार देने के कानून के लेवल पे कोई कंट्री कितनी ज़्यादा वीमेन फ्रेंडली है, कानून की बात करते हैं। ठीक है, देखिए इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में कोई ऐसा वीमेन डिस्क्रिमिनेशन वाले कानून तो नहीं है ना। अगर थे कुछ थोड़े बहुत अलग से जो पुराने कानून थे उनके अंदर चेंज किए जा चुके हैं, तो मोस्टली चेंज किए जा चुके हैं। अगर उसी हिसाब से देखें तो इंडिया का रैंक भी यहाँ पे बहुत ख़राब नहीं है। ऑल ओवर अगर आप साउथ एशिया का रैंक यहाँ पे देखो तो वो 63.7 आता है, ठीक है। लेकिन इंडिया का रैंक जो है जो मार्क्स है वो 74.5 है। मतलब जिस कंट्री का स्कोर अगर 100 आता है तो वो वीमेन इक्वालिटी में बिल्कुल 100% मतलब अच्छा काम कर रहा है कानून के तौर पे खासकर। ठीक है, अब ग्राउंड लेवल पे है या नहीं वो अलग बात है, कानून के तौर पे कोई डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पे नहीं होता। ठीक है, जैसे अगर आप देखें 14 कंट्रीज ऐसी हैं जिनको परफेक्ट स्कोर मिला है, जहाँ पे कानून के रूप में वहाँ पे परफेक्ट इक्वालिटी है। ठीक है, देर आर 14 कंट्रीज, जिसमें आपका डेनमार्क और ये सारी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज और मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज जो है वहाँ पे आ गई हैं, इंक्लूडिंग न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया वगैरह। ठीक है, इंडिया का स्कोर जो है वो 74.5 है। नेपाल का स्कोर जो है इंडिया से बेटर है, ठीक है, विच इज़ 80.6। बाकी सारी कंट्री का इंडिया से स्कोर थोड़ा नीचे है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। और अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट 2.4 बिलियन वीमेन ऑफ द वर्किंग एज स्टिल डू नॉट हैव द सेम राइट्स एज द मैन। 2.4 बिलियन वीमेन, इसमें से मोस्टली जो है आप साउथ एशिया के अंदर ही देखोगे, अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर देखोगे। ठीक है, मिडिल ईस्ट वगैरह में तो अधिकार मतलब ना के बराबर ही हैं। तो 190 कंट्रीज को जो है इन्होंने एसेस किया है। यहाँ पे 8 एरियाज को डिस्कस किया है, मोबिलिटी, वर्क प्लेस, पे, मैरिज, पेरेंटहुड, एंटरप्रेन्योरशिप, एसेट्स एंड द पेंशंस। इन 8 के ऊपर इन्होंने जज किया है। इंडिया का स्कोर बहुत बुरा नहीं है। ठीक है, कई केस तो ऐसे रहे हैं जहाँ पे इंडिया ने परफेक्ट स्कोर किया हुआ है। ठीक है जैसे फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, लॉ अफेक्टिंग वीमेन्स डिसीजंस टू वर्क, कंस्ट्रेंट्स रिलेटेड टू मैरिज, यहाँ पे इंडिया ने परफेक्ट स्कोर किया है, किसी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। जबकि जैसे दूसरी चीज़ें हैं जैसे वीमेंस पे, पेंशन, वर्क आफ्टर हैविंग चिल्ड्रन, ठीक है, वीमेन को अगर बिजनेस स्टार्ट करना हो, रन करना हो, जेंडर डिफरेंस ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर होते हैं, इनहेरिटेंस के अंदर होते हैं, यहाँ पे अभी भी डिस्क्रिमिनेशन है। तो इंडिया ने थोड़ा यहाँ पे पुअर परफॉर्म किया है, ये थोड़ा सा आप देख सकते हो। और मुंबई सिटी को जो है इसमें कंसिडर किया गया इस पूरी रिपोर्ट के लिए, बिकॉज मुंबई इंडिया का बिजनेस सिटी माना जाता है भाई, तो अब पूरे देश को तो नहीं देखेंगे हम लोग। ठीक है, मुंबई को एज अ बेंचमार्क मान के ये सब किया गया है। तो ये थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए वर्ल्ड बैंक इंडेक्स ऑन वर्किंग वीमेन। इसी के रिगार्डिंग एक्चुअली पिछले वाला कंटेंट था, वर्ल्ड बैंक कौन कौन सी रिपोर्ट इशू करता है, तो मैंने उसके साथ इसको डाल नहीं पाया मैं। एनीवेज, क्यूनो पार्क अनसुटेबल टू होस्ट ऑल 20 चीताज, नॉट एनफ प्रे। तो भैया क्यूनो नेशनल पार्क के बारे में वहाँ के जो जो वार्डन हैं मिस्टर झाजिया जी, उन्होंने कहा है कि, और एक्चुअली मिस्टर झाजिया जी जो है वो इस पूरे प्रोग्राम को देख रहे थे जब हम लोगों ने अफ्रीका से चीता मंगवाया था, और हेड हैं इस पूरे चीज़ के वो, उनको 2 साल टेन्योर भी बढ़ा दिया गया उनको। तो उन्होंने कहा है कि देखिए भाई, जो क्यूनो नेशनल पार्क है ना, ये 15 चीता को तो सस्टेन कर सकता है, इतना खाना पानी उनके लिए वहाँ पे है, लेकिन 20 चीताज को होस्ट नहीं कर सकता। 2014 से पहले जो क्यूनो नेशनल पार्क है वहाँ पे पर स्क्वायर किलोमीटर पे 60 चीतल हुआ करते थे। चीतल एक हिरण होता है जो कि चीता का फेवरेट फूड होता है, तो चीता ईट्स चीतल। ठीक है,
बट अभी वहाँ पे देर आर ओनली 20 चीतल्स पर स्क्वायर किलोमीटर, तो उनके लिए खाना पानी प्रॉपर नहीं है, तो बेचारे भूख से मर सकते हैं, ठीक है, या फिर ह्यूमंस पे अटैक कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है इसका रीज़न, ठीक है। तो 8 चीता हम लोगों ने नामीबिया से मंगवाए थे, 12 चीता हम लोगों ने अभी साउथ अफ्रीका से मंगवाए हैं। तो डेंसिटी बढ़ गई है उनकी वहाँ पे। अब होगा क्या, देखिए अभी तो रिपोर्ट्स और आएंगी इसमें, ये कितनी सच्चाई है नहीं है, गवर्नमेंट अपना कुछ पैनल वैनल बनाएगी। लेकिन बात यह है कि भाई क्या कर सकते हैं अभी हम लोग, इतनी पॉपुलेशन की वहाँ पे बढ़ गई है, तो उसको कहीं और शिफ्ट कर सकते हैं। कहाँ शिफ्ट कर सकते हैं ये इंटरेस्टिंग है। राजस्थान के अंदर पड़ता है मुकुंदा टाइगर रिजर्व। राजस्थान ने प्रपोजल भेजा है सेंट्रल गवर्नमेंट को और मध्य प्रदेश की सरकार को कि भाई साहब हम लोग 4-5 चीता को राजस्थान में लेके आ सकते हैं। अभी गवर्नमेंट ने इसको मना नहीं किया है, लेकिन ग्रीन सिग्नल भी नहीं दिया है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर ही एक हमारे पास नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और एक हमारे पास गंगा सागर है, ठीक है। इनके अंदर सरकार शायद इनको लोकेट करने की कोशिश करेगी, लेकिन उसके लिए भैया कम से कम 750 करोड़ रुपए चाहिए उनको सूटेबल बनाने के लिए, चीता के लिए। तो सस्ता एनिमल नहीं है, ऐसा नहीं है कि भाई लाए जंगल में छोड़ दिया भैया वो खाए पिए मौज करे, ऐसा नहीं है। बहुत पैसा लगता है चीता को मेंटेन करने में, इसीलिए बहुत सारे लोग इसको क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, इस पूरे पूरे सिस्टम को या इस पूरे अरेंजमेंट को, कि यार 750 करोड़ में तो 2-3 हॉस्पिटल बना सकते हो, ठीक है, डॉक्टर्स को हायर कर सकते हो, कितने सारे कॉलेज खोल सकते हो, और ये तो सिर्फ एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात है, मतलब इस पूरे प्रोजेक्ट में कई हजार करोड़ रुपए का खर्चा आया है। तो इसलिए कई लोग यार जब एक चीता एक्सटिंक्ट हो गया तो हो गया, उसको वापस काहे लेके आना है, ठीक है, चलने दो, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं भी चीता को लोग नहीं देखेंगे तो क्या परेशानी हो जाएगी, देश के अंदर कुछ भूचाल आ जाएगा, चीता खत्म हो गया, तो वैसे भी 70 साल से खत्म ही हुआ पड़ा था। तो ऐसा भी कुछ लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है, बट यस गवर्नमेंट का उसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, जिसके बारे में हम लोग पास्ट में बहुत डिस्कशन कर चुके हैं। तो थोड़ा सा आपको मुकुंदा टाइगर रिजर्व के बारे में डेफिनेटली पता होना चाहिए। मुकुंदा टाइगर रिजर्व की अगर हम लोग बात करें, देखिए यहाँ पे ये चंबल रिवर आती है, ठीक है, ये है चंबल रिवर, और चंबल रिवर के पास में ही यहाँ पे आपका पड़ता है ईस्ट ऑफ चंबल, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है ईस्ट ऑफ चंबल, वेस्ट ऑफ चंबल एंड ऑल दैट, तो थोड़ा आपको फोकस करना है इस चीज़ के ऊपर। ईस्ट ऑफ चंबल आपको कोटा के थोड़ा पास में मिलता है ये मुकुंदा टाइगर रिजर्व, ठीक है। मेरे ख्याल से फ्रीज हो गया होगा, इसको मैं थोड़ा सा ना दोबारा से शेयर कर देता हूँ आपके साथ, तो आपको अच्छे से दिख जाएगा वो। चंबल रिवर याद रखनी है। अच्छा, चंबल की एक छोटी ट्रिब्यूटरी था क्यूनो रिवर, क्यूनो जिसके नाम पे ये पड़ा हुआ है, क्यूनो नेशनल पार्क, यहाँ है। तो देखिए मैंने लोकेशन यहाँ पे दिखा दी थी, शायद आपको दिखा नहीं होगा, ये इधर करके ईस्ट ऑफ चंबल, वेस्ट ऑफ चंबल इधर बानस रिवर आ गई, ठीक है, और इधर पार्वती भी जो है इसी की ट्रिब्यूटरी पड़ती है। माही रिवर ये नीचे आ गई आपकी। माही रिवर इंडिया में एक ऐसी रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है, ठीक है, 2 बार कट कर दिया। गुरु शिखर जो है वो आपका रावली के अंदर आ गया, और सबसे हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर, माउंट आबू की पहाड़ियों में पड़ता है। तो थोड़ा थोड़ा लोकेशन आपको ये डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए। तो मुकुंदा टाइगर रिजर्व लोकेटेड इन द कोटा, 1955 में इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था, लेकिन 2004 में इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया गया है। चंबल रिवर यहाँ से बहती है, और ठीक है, ये थोड़ा आइडिया होना चाहिए। ऐसे मुकुंदा हिल टाइगर रिजर्व भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है मुकुंद्रा और गारगोला ये छोटी छोटी माउंटेन्स पड़ती हैं, वहाँ पे ये पाया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे जो मुकुंदा है पूरे का पूरा 3 छोटी छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का कॉम्बिनेशन है, दर्रा, जवाहर सागर और चंबल, राइट। उसके अलावा राजस्थान में मुकुंदरा के अलावा रणथंभौर और सरिस्का, ये 2 अलग से टाइगर रिजर्व हैं। क्यूनो के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए डेफिनेटली। ये देखिए आपका यहाँ पे पड़ता है क्यूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, जहाँ पे हम लोग इनको लेके आए हैं मतलब चीताज को जहाँ पे लेके आए हैं, तो इसलिए थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए। क्यूनो नेशनल पार्क जो है इट्स अ नेशनल पार्क इन श्योपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। इसको 1981 में एस्टेब्लिश किया गया था एज ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। 2018 में हम लोग इसकी प्रमोशन कर दी और इसको एज ए नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया गया। इट्स अ पार्ट ऑफ काठियावाड़ गिर ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। डेसिडियस फॉरेस्ट दोस्तों वो होते हैं जो जिनके पत्ते झड़ते हैं, साल में एक बार जिनके पत्ते झड़ जाते हैं, ठीक है, तो डेसिडियस फॉरेस्ट उसको बोलते हैं। इंडिया में 70% फॉरेस्ट वो डेसिडियस फॉरेस्ट ही होते हैं। ये जो क्यूनो नेशनल पार्क है, यहाँ पे चंबल रिवर और क्यूनो रिवर, ये मैंने आपको पहले बता दिया था। तो चीता वीता हम यहाँ पे लेके आए हैं। करंटली यहाँ पे लेपर्ड भी रहते हैं और हाइनास भी रहते हैं। ये 2 कार्निवोर्स यहाँ पे मेजर रहते हैं, लेकिन अभी हम लोग ने चीता को इंट्रोड्यूस कर दिया है तो 3 हो गए हैं, राइट। यहाँ पे एक टाइगर भी था पहले, अभी शायद वो टाइगर रणथंभौर चला गया है घूमते फिरते, कभी यहाँ पे आ जाता है कभी भाग जाता है, एक ही टाइगर है वो, ठीक है, घूमता रहता है इधर से उधर। क्यूनो नेशनल पार्क के अंदर जो है, जो अगर मेन हैबिटाट की बात करें हम लोग, तो डाइवर्स
वेजिटेशन वहाँ पे मिलती है, सवाना टाइप फॉरेस्ट भी मिलते हैं, ओपन वुडलैंड भी मिलती हैं, ड्राई डेसिडियस मिलते हैं, एवरग्रीन रिवराइन फॉरेस्ट भी मिलते हैं जो रिवर्स के आसपास में होते हैं। और इन्हीं सारी वेजिटेशन को देखते हुए इसको चीता के लिए सबसे सुटेबल माना गया था, क्योंकि चीता को ऐसी ही वेजिटेशन चाहिए होती है, तो इसलिए हमने उसको इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट अपने पास जो आता है ये देखिए, ये अब आज के न्यूज़पेपर में नहीं है, ये अलग से डाला गया आपके लिए। ये एक्चुअली फ्रॉग है और इसका नाम है जैडन्स नैरो माउथ फ्रॉग। ठीक है, ये आपको साइंटिफिक नाम याद ज़्यादा करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इस फ्रॉग को 89 ईयर्स के बाद दोबारा से स्पॉट किया गया है। ये इंडिया में पहले था और ये वेस्टर्न घाट का ही एंडेमिक है, मतलब वहीं पे पाया जाता है, इंडिया में कहीं और नहीं पाया जाता। लास्ट टाइम इसको 1934 में एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनको स्पॉट किया था, इनके बारे में थोड़ा स्टडी किया था, उसके बाद से भाई ये गायब हो गया। कई बार लोगों ने देखा ज़रूर इसको, लेकिन फिर वो किसी दूसरे फ्रॉग के साथ कन्फ्यूज़न होने लगा। बट अभी इसको दोबारा से प्रॉपर तरीके से डिस्कवर किया गया है, डॉक्यूमेंटेड किया गया है। ठीक है, इसके लॉन्गिश स्नाउट होती है, मतलब इसका जो फेस होता है थोड़ा लंबा करके रहता है, उसके अलावा डार्क बार ब्राउन होता है और गोल्डन स्पॉट्स होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं थोड़े थोड़े गोल्डन स्पॉट्स आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, और ये 800 से लेके 1700 मीटर की हाइट पे रहता है हमारे वेस्टर्न घाट के अंदर। ठीक है, दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम द वेनाड साउथ अक्रॉस द पाला घाट एंड द शिनकोटा गैप। ये कुछ वेस्टर्न घाट के अंदर कुछ पासिस होते हैं, पाल घाट, शिनकोटा, थाल घाट, भोर घाट। ठीक है, IUCN की अगर लिस्ट में देखें तो इसे नियर थ्रेटेंड माना गया है। ये फ्री स्विमर्स होते हैं और एक्सोट्रोफिक होते हैं, मतलब दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, उनको ही खाते हैं, कीड़े मकोड़े खाते हैं बेसिकली। ठीक है, वाटर majority of the amphibians have two different stages, water independent adult stage and the aquatic larva stage। मतलब ये पैदा होते हैं पानी में, लेकिन एक बार पैदा होने के बाद ये ज़मीन पे भी आराम से रह सकते हैं, ब्रीडिंग कर सकते हैं, फीडिंग वगैरह कर सकते हैं। 2 स्टेज होती हैं इनकी बेसिकली। ठीक है, वेस्टर्न घाट के बारे में थोड़ा आपको येस ऑफ कोर्स आइडिया होना चाहिए। देखिए, आपको मैं पहले ही बता दूं कि वेस्टर्न घाट अगर आपको पढ़ना हो तो आप इस कंटेंट के ऊपर रिलाई मत करना, क्योंकि वेस्टर्न घाट एक बहुत डिटेल्ड टॉपिक होता है। पता चले आप एग्जाम में सिर्फ ये एक स्लाइड पढ़ के चले गए, एग्जाम में क्वेश्चन कुछ और आ गया, ये सिर्फ आपकी थोड़ा रिवीजन पर्पज़ के लिए है, हल्का सा बस ये है कि हाँ चलो उन्होंने मेन चीज़ें देख ली हैं। बट आपकी जो ऐसे NCERT है, आपके जो क्लास नोट्स होते हैं, आपको वहीं से पढ़ना होता है, क्योंकि ये कंटेंट कम से कम 4-5 स्लाइड का कंटेंट है। वेस्टर्न घाट की अगर बात करें तो ये भैया तापी रिवर वैली से लेके आपका जो है कन्याकुमारी तक जाता है, अपना पूरा वेस्टर्न घाट। और वेस्टर्न घाट जो है वो कंटिन्यूस माउंटेन रेंज है रादर देन ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट कंटिन्यूस नहीं है, ये टूटी हुई है बीच में से, क्योंकि देर आर लाइक कृष्णा, गोदावरी, बहुत सारी रिवर्स इसको कट कर देती हैं। ये वाला जो है वो इधर कंटिन्यूस रहता है। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जहाँ पे मिलते हैं इसे नीलगिरी हिल रेंज कहते हैं, आपको बहुत अच्छे से पता ही है। और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज भी है भाई, ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड दिस इज द हॉटेस्ट हॉट स्पॉट ऑल्सो। दुनिया के अंदर 8 हॉटेस्ट हॉट स्पॉट हैं, जिनमें से वेस्टर्न घाट भी एक माना जाता है। ठीक है, और ऑफ कोर्स ये हिमालय से पुराना है, हिमालय तो ये बच्चा है इसके सामने। ठीक है, ये जो अपना वेस्टर्न घाट है इट्स बिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड, प्रॉपर तरीके से नहीं, बट येस इट वाज द पार्ट ऑफ इंडियन पेनिनसुला, जो कि इट वाज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। तो जब गोंडवाना लैंड ने हिट किया तिब्बतन प्लेट के साथ तो हिमालय बना, और हिमालय जब बना, ये हिटिंग हुई तो वेस्टर्न घाट थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठ गया। और इसका जो स्लोप है वो आप देख सकते हो, इसका स्लोप जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न और ईस्टर्न स्लोप पड़ता है। इसलिए जो भी रिवर वेस्टर्न घाट में ओरिजिन होती हैं वो ईस्ट की तरफ भागती हैं, क्योंकि स्लोप की वजह से भागती हैं। ये पानी तो वहीं जाएगा ना जहाँ स्लोप होता है, ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। देयर आर सम घाट्स ऑल्सो, मतलब कि पासिस, भोर घाट, पाल घाट, थार घाट एंड ऑल दैट, थोड़ा देख सकते हो। एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पे पाए जाते हैं, कॉफी प्लांटेशन भी यहाँ पे होता है। वेस्टर्न घाट का जो हाईएस्ट पीक है उसे बोला जाता है दैट इज आवर अन्नाईमुड़ी। ठीक है, अन्नाईमुड़ी ये साउथ इंडिया का सबसे हाईएस्ट पीक भी माना जाता है। दूसरे नंबर पे आता है डोडा बेटा, अन्नाईमुड़ी से थोड़ा नीचे ही पड़ता है वो भी। ठीक है, अन्नाईमुड़ी का बोला जाता है एलिफेंट्स हेड, दिखने में ऐसे ही लगता है शायद ये। ठीक है, अर्नेकुलम और इडुक्की डिस्ट्रिक्ट जो केरला के अंदर पड़ती हैं, उसके बॉर्डर पे आपको अन्नाईमुड़ी देखने को मिलेगा। तो ये थोड़ा सा आपको वेस्टर्न घाट के बारे में आइडिया होना चाहिए। 6 स्टेट इंडिया में ऐसी हैं जहाँ से जो है ये पास होता है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला। यहाँ से क्वेश्चन एक बार यूपीएससी में आ चुका है, आई थिंक 2009 और 10 से क्वेश्चन आया था यहाँ से। तो कंटेंट थोड़ा आप देख लीजिए। ठीक है, NCERT वगैरह पे रिलाई कर सकते हो अब इसके लिए बढ़िया से। सर्विसेज एक्टिविटी हिट 12 ईयर हाई ऑन द फरवरी। तो वही सर्विस सेक्टर काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है इंडिया में। और ये हमें किसी ने बताया, PMI ने बताया। PMI का मतलब होता है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। ठीक है, ये जैसे हमारे पास CPI होता है, WPI होता है ना, इंडेक्स जो इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए किए जाते हैं, वैसे हमारे पास ये है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स है। ये 3 ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा इसको रिलीज़ किया जाता है बेसिकली।
जिसमें से एक आती है ये वाली इंस्टीट्यूट ऑफ द सप्लाई मैनेजमेंट, ठीक है, यूएस से, सिंगापुर इंस्टीट्यूट ऑफ परचेजिंग एंड मटेरियल मैनेजमेंट, ठीक है, सिपमिसो बोलते हैं, ऐसा 1972 में एस्टेब्लिश किया गया था। एक आती है IHS जो है मार्केट ग्रुप, ठीक है, ये लंदन में है। तो इनके द्वारा जो है PMI रिलीज किया जाता है। तो ये PMI में कोई डेटा वगैरह नहीं किया जाता है, ठीक है, कोई डेटा को एनालिसिस करेंगे, इकट्ठा करें, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये एक क्वेश्चनर बेस्ड सर्वे होता है, क्वेश्चनर बेस्ड, जिसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं, 10-20 क्वेश्चन होते हैं, वो पूछे जाते हैं। किसको पूछे जाते हैं? जो बड़ी बड़ी कंपनी के मैनेजर्स होते हैं, MDs होते हैं, CEOs वगैरह होते हैं, उनसे सवाल जवाब किया जाता है। उनसे पूछा जाता है कि भाई साहब आपको क्या लगता है अगले महीने माहौल कैसा रहेगा? अगर वो बोलते हैं कि अगले महीने माहौल बहुत बढ़िया रहेगा, कंपनी अच्छा ग्रो करेगी, देश एकदम आगे बढ़ेगा, तो स्कोर हाई हो जाता है। अगर वो बोलते हैं कि नहीं भाई साहब मुझे तो नहीं लगता, अडानी भाई साहब जिस तरह से काम कर रहे हैं मुझे लगता है सर्विस सेक्टर डाउन जाएगा, अगर उनके सवाल ऐसे होते हैं, उनके आंसर्स ऐसे होते हैं, तो ये PMI इंडेक्स लो चला जाता है बेसिकली। तो ये सर्वे बेस्ड मेजर है, ठीक है, जिसमें क्वेश्चंस पूछा जाता है उनकी परसेप्शन के बेसिस पे कि वो क्या सोचते हैं, मतलब इसे बोलते हैं परसेप्शन, वो क्या सोचते हैं, ठीक है, क्या एक्चुअली में है वो नहीं, क्या सोचते हैं। तो इनका एक स्कोर होता है 0 to 50, 50 to 100। अगर उनका स्कोर 0 to 50 होता है तो मतलब मार्केट श्रिंक करेगी, लेकिन अगर 50 से 100 के बीच में होता है तो मतलब मार्केट एक्सपेंड करेगी। अगर 50 रहता है तो मतलब मार्केट चेंज नहीं करेगी, जैसा पिछले महीने थी इस महीने भी ऐसी ही रहेगी। इस तरह से हम लोग PMI को करते हैं, हर मंथ ये रिलीज होता है। तो इस बार जो PMI रिलीज हुआ है उसने ये कहा है कि सर्विस सेक्टर जो है वो इंडिया में पिछले 12 सालों में सबसे ज्यादा हाईएस्ट ग्रो कर रहा है। सर्विस सेक्टर क्या होता है ये आपको अच्छे से पता होगा। हमारी इकोनॉमी के अंदर 3 सेक्टर होते हैं, एक होता है प्राइमरी सेक्टर, पता है ना आपको, प्राइमरी सेक्टर होता है, एक हमारे पास सेकेंडरी सेक्टर होता है, एक हमारे पास टर्शियरी सेक्टर होता है। प्राइमरी सेक्टर वो होता है जो कि नेचर बेस्ड होता है, इसमें हम लोग वो सारी चीज़ें यूज़ करते हैं जो नेचर हमें देता है, ठीक है, मतलब जैसे माइनिंग हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, फिशिंग हो गया, वो सारी चीज़ें प्राइमरी सेक्टर के अंदर आ जाती हैं। ये प्राइमरी सेक्टर जो है वो सेकेंडरी सेक्टर के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं। सेकेंडरी सेक्टर को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बोलते हैं। इसमें हम लोग वैल्यू एडिशन करते हैं, मतलब यहाँ से कच्चा सामान लेते हैं, रॉ मटेरियल लेते हैं, उसको अपनी मशीनों में डाल के उसको एक फिनिश्ड गुड में बना देते हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ से आलू लिया, ठीक है, हम लोगों ने यहाँ से पोटैटो लिया, पोटैटो को हम लोगों ने मशीन में डाला और चिप्स बना दिया, ठीक है। तो 100 रुपए का अगर आप आलू खरीदते हो, 100 रुपए के आलू से आप 1000 रुपए के चिप्स बना सकते हो, तो वैल्यू एडिशन हो गया ना। इसे हम लोग सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बोलते हैं। अब भैया ये जो सामान खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, इसके अंदर बैंकिंग सेक्टर भी इंक्लूड होता है, ट्रांसपोर्टेशन भी होता है, डिस्ट्रीब्यूशन भी करना होता है, कंज्यूमर तक लेके भी जाना होता है, वो सारा काम आपका टर्शियरी सेक्टर का होता है, जो कि दोनों सेक्टर को सर्विस प्रोवाइड करवाता है। खरीदना है, बेचना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ट्रांसपोर्टेशन करना है, वो सारी चीज़ें टर्शरी सेक्टर, मतलब सर्विस सेक्टर, जैसे आपका हॉस्पिटैलिटी हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, बैंकिंग हो गया, IT सेक्टर हो गया, टीचिंग हो गया, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इस समय यूट्यूब वगैरह, ये सब टर्शरी सेक्टर के अंदर में आता है। टर्शरी सेक्टर के अंदर भी 2 सेक्टर होते हैं, क्वाटरनरी सेक्टर होता है, क्यूनरी सेक्टर होता है। अगर हमने हल्का फुल्का इकोनॉमी पढ़ा है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, एग्जाम्पल दें मुझे, क्वाटरनरी सेक्टर के अंदर कौन कौन से सेक्टर आते हैं, यू कैन गिव मी फ्यू एग्जांपल्स, और क्यूनरी सेक्टर के अंदर कौन कौन से सेक्टर आते हैं। जो बच्चा ये एग्जांपल देगा मुझे कमेंट सेक्शन में, उसके लिए मेरी तरफ से एक चॉकलेट फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, एड्रेस भेज देना, चॉकलेट पहुंचा दूंगा, ठीक है जी, बताएं कमेंट सेक्शन में। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्लीन टेक एज द नेक्स्ट बिग थिंग इन द रूरल इंडिया। तो क्लीन टेक मतलब समझ ही गए होंगे, जो कि क्लीन बेस्ड एनर्जी होती है, जिसमें सोलर वगैरह, विंड वगैरह, वो सब हम लोग यूज करते हैं। रूरल इंडिया में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सकती है ये टेक्नोलॉजी, और मजेदार बात यह है कि ये जो टेक्नोलॉजी है वो वीमेन लेड है, वीमेन इस टेक्नोलॉजी को आगे लेके आ रही हैं। तो इससे दो चीज़ें होंगी, एक तो हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका एमिशन कम होगा, तो इंडिया के जो ग्रीन टारगेट हैं वो अचीव हो जाएंगे, पंचामृत वगैरह जिसको हम लोग बोलते हैं। दूसरा वीमेन एम्पावरमेंट होगा। तीसरा, जब वीमेन एम्पावरमेंट होता है तो GDP ग्रो होती है ना, फैमिली की पूरी परचेजिंग पावर वगैरह इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे इन्होंने 2-3 एग्जाम्पल देके इसको शुरू किया है आर्टिकल को। एक जो है मीरा जाट हैं, ये राजस्थान में टोंक एरिया से पढ़ती हैं। एक हैं पूजा वर्मा जी, ये एक जो है सिल्क बनाने वाली जो है छोटी फैक्ट्री चलाती हैं। और एक है ललिता देवी जी, ये एक फार्मर प्रोड्यूसिंग कंपनी चलाती हैं, जिनका 6 करोड़ रुपए का सालाना टर्नओवर है, उत्तर प्रदेश फतेहपुर से बिलोंग करती हैं। 3 केस का इन्होंने यहाँ पे नाम लिए हैं। तीनों में क्या चीज़ कॉमन है? तीनों में कॉमन ये है कि ये तीनों महिलाएं एक तो रूरल इंडिया में काम करती हैं, गांव से बिलोंग करती हैं,
तीसरा, ये जो भी टेक्नोलॉजी यूज करती हैं अपने इस पूरे प्रोसीजर के अंदर, वो क्लीन एनर्जी बेस्ड टेक्नोलॉजी है। जैसे रेफ्रिजरेटर का यूज करना होता है तो वो भी सोलर रेफ्रिजरेटर यूज करती हैं, बिजली से नहीं चलता है भाई, वो चलता बिजली से ही है लेकिन वो बिजली सोलर से आ रही है। जो सिल्क रीलिंग जो मशीन्स होती हैं जिससे सिल्क बनाया जाता है, वो भी सोलर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हैं। जो कोल्ड स्टोरेज वगैरह है वो बायोगैस एनर्जी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, जो कूलर्स कूलिंग वगैरह का प्रोसीजर है वो भी पूरे का पूरा जो है वो सोलर पावर के ऊपर बेस्ड है। मतलब ये सोलर पावर तो ले ही रही हैं जो कि अनलिमिटेड पावर है, या फिर बायोगैस के द्वारा ले रही हैं जो कि काफ़ी क्लीन होता है, सस्ता पड़ता है, ऊपर से अपने बिजनेस को भी बहुत अच्छे से चला रही हैं। इसमें बहुत बढ़िया फ्यूचर नज़र आ रहा है मुझे तो। एक रिसेंटली काउंसिल ऑफ द एनर्जी एनवायरनमेंट एंड द वाटर, ये एक हमारे पास काउंसिल है जिसने ये कहा है दैट आउट ऑफ 13,000 अर्ली एडोप्टर्स ऑफ द क्लीन टेक 80% आर वीमेन। इंडिया में 13,000 ऐसे लोग हैं जिन्होंने क्लीन टेक्नोलॉजी बेस्ड मशीनें खरीदी हैं, जिसमें 80% महिलाएं हैं। 2030 तक इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू सी 30 मिलियन वीमेन ओन्ड, 30 मिलियन समझते हो, 3 करोड़ ऐसे माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज होंगे जो महिलाएं ओन करेंगी, महिलाएं उनकी मालिकनी होंगी। समझ रहे हो? बट हाउ डू वी स्केल अप दिस इंपैक्ट फ्रॉम द थाउजेंड्स ऑफ वीमेन टू द मिलियंस ऑफ, लेकिन यार इतना बड़ा देश है हमारा, 140 बिलियन लोग हैं हमारे देश में, 140 करोड़ लोग देश है हमारे देश में, समझ रहे हो? इसमें सिर्फ 50-60 हजार से काम नहीं चलेगा, लाखों महिलाओं को सामने आना पड़ेगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कि क्लीन टेक्नोलॉजी तो बढ़े ही बढ़े, साथ के साथ वीमेन पार्टिसिपेशन भी बढ़े। उसके लिए उन्होंने जो है 5 चीजें बताई हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। पहली चीज इन्होंने ये बताई है, ऐसी महिलाएं जो बहुत स्टार्टिंग में इस टेक्नोलॉजी का एडोप्ट करती हैं तो उन्हें हम लोग एज अ रोल मॉडल यूज कर सकते हैं। जैसे अभी ऊपर हम लोगों ने एग्जांपल है, ललिता जी हैं जैसे, ठीक है, तो ललिता देवी जी हैं, इन्होंने ग्रीन टेक्नोलॉजी को एडोप्ट किया। तो ये जो कंपनियां हैं जो इनको मशीन प्रोवाइड करवा रही हैं, ये क्लीन टेक्नोलॉजी वाली, ये इनको सस्ते में दे सकती हैं मशीन, क्योंकि इनका स्टार्टिंग प्राइस बहुत हाई होता है। तो ऐसी महिलाओं को आप सस्ते में मशीन दीजिए जो कि आपकी शुरुआती कस्टमर हैं। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि यही महिलाएं बाद में एज अ रोल मॉडल के रूप में काम कर सकती हैं, है ना, एज अ डेमो के रूप में काम कर सकती हैं। जब इवेंट वगैरह करवाते हो उस इवेंट में जाके पार्टिसिपेट कर सकती हैं, जिससे दूसरी महिलाएं भी आएंगी, मतलब आपके कस्टमर से दूसरे कस्टमर भी आएंगे। इस तरह से मॉडल काम करता है। जैसे यूपीएससी की कोचिंग आप करते हो तो आपने देखा होगा, या बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कोचिंग करते हैं, तो बहुत सारे कोचिंग वाले क्या करते हैं, शुरू में बहुत सस्ते में प्रोजेक्ट निकालते हैं, कोई कोर्स दे दिया आपको या कुछ नोट्स वगैरह दे दिए, राइट। वो जो नोट्स की क्वालिटी होती है काफ़ी बेटर रहती है। लेटर ऑन जो स्टूडेंट उनको यूज़ करते हैं, जिनको बेनिफिट मिलता है, वो उसकी एडवर्टीजमेंट करते हैं और उनके लिए एक पब्लिसिटी का काम करते हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसे हो सकता है। ऐसा क्यों ये कह रहे हैं? क्योंकि ये जो मशीनें होती हैं वो हाई रिस्क परचेज होती हैं, और महिलाएं बिजनेस में यूजली हमारे सोशो इकोनॉमिक रीजंस की वजह से ज़्यादा रिस्क लेना पसंद नहीं कर रही हैं, या उन ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करती हैं जहाँ पे हाई रिस्क होता है। तो कम से कम आप उनको सस्ते में दीजिए। सेकंड, ऑर्गेनाइज हाइपर लोकल इवेंट। लोकल जिसमें 10-20 गांव, छोटे छोटे जो सिटीज़ होते हैं, वहाँ पे इवेंट ऑर्गेनाइज करवाइए महिलाओं के स्पेशली, जहाँ पे ये टेक्नोलॉजी आप लेके आएंगे, उसका डेमो दिखाएंगे, कुछ महिलाएं होंगी जो एज ए रोल मॉडल होंगी, उन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रही होंगी, तो वो सब उनका बेनिफिट बताएंगे। देखिए इंडिया में क्या है ना, मतलब हमारी सोसाइटी में क्या है, आप टीवी पे जितना मर्जी ऐड दिखा दीजिए, जितना मर्जी उसका गुणगान कर दीजिए, लेकिन जो इम्पैक्ट रियल में देखने से होता है ना, वो इम्पैक्ट आपका टीवी पे देखने से नहीं होता है। तो जब आप इवेंट कराओगे, महिलाएं आएंगी, उनको देखेंगी, उसका रिजल्ट पहचानेंगी, तो उसको खरीदेंगी भी, उसको यूज़ भी करेंगी। ऐसा भी जो है फिरोजपुर में किया गया था, यूपी में, और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा, बहुत सारी महिलाओं ने सामान खरीदा भी। तीसरा इन्होंने कहा है, फाइनेंस वाली प्रॉब्लम है भाई, है ना, ये प्रोडक्ट काफ़ी महंगे आते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक क्लीन एनर्जी की सबसे बड़ी खास बात यही है कि वो शुरुआत में बहुत महंगे आते हैं, उनको ऑपरेट करना बहुत आसान होता है, और उनकी लाइफ बहुत लंबी होती है। ठीक है, तो ये फाइनेंस की थोड़ी दिक्कत है, वो आप कर सकते हो।
कैसे कर सकते हैं? जो फाइनेंसर्स होते हैं कि जो बैंक्स वगैरह होते हैं, जो महिलाएं मशीनें खरीदती हैं, अप्लायंस खरीदती हैं, उन अप्लायंस को ही एज अ कोलेट्रल के रूप में यूज कर सकती हैं। ठीक है, अब देखिए आप बैंक से लोन लेने जाते हो तो कोलेट्रल तो देना ही पड़ेगा, सिक्योरिटी तो देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपके पास सिक्योरिटी नहीं है तो बैंक क्या करेगा? आपको लोन नहीं देगा। इस केस में महिलाएं जब किसी मशीन को खरीदती हैं, उस मशीन को ही एज अ कोलेट्रल रख के वो बैंक उनको लोन दे सकता है। ठीक है, ऐसा कुछ इन्होंने यहाँ पे प्रोविजन बताया है, जो कि गुजरात वगैरह में कई जगह पे इसको अप्लाई भी किया जा रहा है। चौथा इन्होंने कहा बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंक के मार्केट लिंकेज होना चाहिए। सिर्फ रूरल मार्केट से काम नहीं चलेगा, रूरल प्रोडक्ट को अर्बन एरियाज में के अंदर भी लेके जाना पड़ेगा, जहाँ पे ज़्यादा कस्टमर होंगे, ज़्यादा कंजप्शन होगी और बेटर प्राइस भी मिलता है एज कम्पेयर टू रूरल एरियाज। अर्बन एरियाज में लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन महिलाओं की जो मोबिलिटी वाली प्रॉब्लम है, नेटवर्क वाली प्रॉब्लम है, वो दूर होनी चाहिए। इन्होंने कहा है कि एनेबल पॉलिसी कन्वर्जेंस। ठीक है, अभी इस पूरे सेक्टर में ज़्यादातर गवर्नमेंट सेक्टर इन्वॉल्व है, कुछ एनजीओज वगैरह हैं, प्राइवेट सेक्टर को भी यहाँ पे आना पड़ेगा। ठीक है, दोनों आएंगे, दोनों को कॉम्बिनेशन होगा, तब जाके चीज़ें जो है बेटर होंगी। तो 5 सॉल्यूशन इन्होंने बताए हैं कि फ्यूचर में किस तरह से क्लीन टेक्नोलॉजी जो है वो महिलाएं यूज़ कर सकती हैं। ठीक है जी, चलिए अगर आपको यहाँ से क्वेश्चन लिखना है तो क्वेश्चन भी लिख सकते हो। ठीक है, क्लीन नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे लिखो, अडोप्शन ऑफ क्लीन टेक्नोलॉजी कैन डू वंडर्स फॉर women and entrepreneurs in rural areas. Discuss with examples. ठीक है, 150 वर्ड्स 10 मार्क्स। बस ये क्वेश्चन आप जो है अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है जी, चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।